गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटम नंबर्स का आज थर्ड पॉइंट से आपके या थर्ड टाइप से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ओके बच्चों, जिसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी थर्ड टाइप क्वांटम नंबर्स का, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स। ठीक है बच्चों, एक्चुअली जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है वो डिफरेंट ऑर्बिटल की शेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और साथ साथ में उसके ओरिएंटेशन को भी शो करता है, ठीक है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल में उसका यानी कि ओरिएंटेशन को भी ये बच्चों आपकी क्या करता है, शो करता है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, यानी कि आपके एक्स एक्सिस में है, वाई में है कि जेड में है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के आपके शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला पॉइंट तो ये है बच्चों आपके, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसेल सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, यानी कि जो सबसेल्स होते हैं, सबसेल के बारे में कौन रिप्रेजेंट करता है बच्चों, आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर सबसेल होता है और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इफेक्ट में जो सबसेल है वो सब डिवाइडेड होकर के किसमें सब डिवाइडेड होती है बच्चों, आपकी ऑर्बिटल्स में बच्चों, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट तो ये है। थर्ड पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है बच्चों, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L, ठीक है, -L से लेकर के +L तक होती है, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी आएगा क्योंकि जब माइनस से वैल्यू प्लस की तरफ जाएगी तो बीच में जीरो तो आएगा ही बच्चों, ठीक है, तो इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। अगर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज अगर हमें मालूम करनी है तो बच्चों हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो क्या है, -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो। ओके, अब देखिए हम यहां पर एस सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स निकालते हैं, ठीक है, एस सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या, -L2 + L, ठीक है। तो एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो -02 + 0 यानी कि कहने का मतलब है जीरो, ओवरऑल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो एस सबसेल के लिए जीरो आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होगी, ठीक है ना। ओके, तो एस सबसेल के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि कहने का मतलब है ऑर्बिटल क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगे सबसेल में, सिर्फ एक ही होगा क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है उसकी। ओके, नेक्स्ट है आपकी पी सबसेल के लिए। पी सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, होती कि नहीं बच्चों। तो देखिए -1 2 + 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, -1 2 + 1, तो देखिए -1 0 + 1, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होंगी आपकी, -1 0 + 1, ठीक है। तो ये पी सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होगी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों यहां पर, तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है ना, यानी कि -1 ये एक ऑर्बिटल हुआ, 0 एक ऑर्बिटल हुआ और ये +1 वाला यानी कि एक ऑर्बिटल हुआ। टोटल ऑर्बिटल आपके कितने हुए, टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे आपके, 3 होंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो पी सबसेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे आपके, 3 होंगे। इसी तरह से आपके यहां पर टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे आपके एस सबसेल में, टोटल ऑर्बिटल यहां होंगे 1 होंगे क्योंकि एक ही
वैल्यू आ रही है ना 0 ओनली, ठीक है ना, एस सब सेल के लिए। डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, वैल्यू रख दीजिए -2 से +2। ओके, तो देखिए -2 -1 0 +1 +2, तो कितने टोटल ऑर्बिटल हो गए बच्चों आपके, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए 5। तो डी सब सेल में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बच्चों आपके कितने होंगे 5 होंगे। एफ ऑर्बिटल, एफ सब सेल में देखिए एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 3 होती है, ठीक है ना, तो -3 से +3 रेंज हो गई इंक्लूडिंग 0, ठीक है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो कितने टोटल ऑर्बिटल हुए देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो एफ सब सेल में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए आपके 7 हो गए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे से हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी एक पर्टिकुलर सब सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, हम m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये बच्चों आपके क्या है, आपके कुछ पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग। अब देखिए इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके बार बार ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक है, कि कितने ऑर्बिटल होंगे, इतने होंगे, जैसे इसमें एस सबसेट में 1, इसमें पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल होंगे। लेकिन ये ऑर्बिटल होता क्या है बच्चों, ठीक है, ये ऑर्बिटल होता क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो बच्चों ऑर्बिटल को मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ऑर्बिटल को किससे से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना, न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, वहां पर अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलेंगे ऑर्बिटल बोलेंगे बच्चों, ठीक है, ओके। तो इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो बच्चों ये आपके ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने नोड, ठीक है। नोड क्या होता है बच्चों आपके, यानी कि नोड एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लेस है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है। तो नोड आपके एक पॉइंट भी हो सकता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपकी क्या हो 0, प्लेन भी हो सकता है आपकी, सरफेस भी हो सकता है बच्चों आपकी, और एक लाइन भी हो सकती है जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो 0, ठीक है ना। न्यूक्लियस में मान लो, न्यूक्लियस में क्या देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है 0 होती है ना आपकी, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी नोड को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें मान लो किसी टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो हमें किसी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने हो बच्चों में, तो क्या करेंगे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या बच्चों हमारा n-1, ठीक है बच्चों, क्या हमारा फॉर्मूला n-1। यहां पर n क्या बच्चों आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n क्या बच्चों आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ओके। इन फॉर्मूले के रिगार्डिंग हम आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ थ्योरेटिकल स्टडी कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे n-1, ठीक है। यहां पर हमने नोड्स को डिफरेंट टाइप में यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो नोड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप आपकी रेडियल नोड्स या फिर इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। जो नोड्स हैं, नोड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया आपके, रेडियल नोड्स या फिर स्फेरिकल नोड्स बच्चों, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके फॉर्मूले के थ्रू n-l-1, ठीक है। n यहां पर क्या है बच्चों आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आपके रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है आपकी एंगुलर नोड्स या फिर नंबर ऑफ नोडल प्लेन, ठीक है, जिसको हम L की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टाइप्स को जब हम
ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, दोनों टाइप्स के फॉर्मूले को जब हम सम कर देते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? देखिए ऐड करके देखिए बेटा, आप यहां पर ऐड करके देखते हैं। देखिए n माइनस एल माइनस 1, ठीक है, और ये प्लस एल ऐड किया ना, तो माइनस एल से प्लस एल गया तो बचा क्या, माइनस एन माइनस 1। तो आगे ना देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है बच्चों। तो इससे से हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा यहां पर नोड्स के बारे में यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं आपकी, देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल स्टडी करने जा रहे हैं और इस ऑर्बिटल में हम स्टडी करेंगे केस फर्स्ट टाइप्स में। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, मान लो आपकी क्या एल इक्वल 0 है, एल इक्वल 0 तो बच्चों एल इक्वल 0 किसके लिए होता है, एस सब सेल के लिए होता है। एस सब सेल के लिए एल इक्वल 0 होता है। तो एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसके लिए 0 ही होगी, आप ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। एम इक्वल 0 होगी, यानी कि टोटल नोड्स, यानी कि सॉरी टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होंगे ना। एल इक्वल 0 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एस सब सेल के लिए एक ही ऑर्बिटल होगा, वो क्या होगा, एस ऑर्बिटल। हुआ कि नहीं होगा, इससे पता लग रहा है ना, ठीक है। एस ऑर्बिटल होगा, एस सब सेल के लिए क्या होगा आपका, एस ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग। जैसे ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये ना न्यूक्लियस, ठीक है, इसके सराउंडिंग क्या होती है, इससे से आपकी स्फेरिकल होती है। ओके, और ऑर्बिटल तो आप पढ़ चुके हो ना कि ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखिए एकदम सिमेट्रिकल स्फेरिकल है ये क्या आपका 1s ऑर्बिटल, ठीक है होगा। ओके, और एक चीज और है कि ऑर्बिटल की साइज होती है ना बच्चों, जो ऑर्बिटल की साइज है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। ओके, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल की साइज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट ऑर्बिटल। अब देखो ये आपके हुआ, देखो तो ये तो क्या हुआ था बच्चों आपके 1s, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, 1s हुआ। अब देखो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, 2s, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जा रही है बच्चों, देखो बढ़ती जा रही है कि नहीं जा रही है, देखो ये ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती जा रही है आपकी, मैक्सिमम होती जा रही है। देखो ये रही मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3s, ठीक है, 1s 2s 3s। ओके, अब देखिए इन ऑर्बिटल्स के बीच में देखो आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। देखो ये भी है नोड आपके, एम्प्टी स्पेस। तो आप डायग्रामेटिकली भी बता सकते हो आपकी 3s ऑर्बिटल में, 3s ऑर्बिटल में आपके कितने नोड्स होंगे। तो आप बोल सकते हो देखो 1 और 2 नोड्स होंगे, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू यहां पर मालूम कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो कि नोड्स कितने होंगे, n-1 फॉर्मूले से। तो देखिए 3s में जो 3 वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है, तो 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। तो यानी कि 2 नोड्स होंगे। तो इससे फॉर्मूले से भी और डायग्रामेटिकली भी आप पता लगा सकते हैं। 2s में कितने होंगे आपके, सिर्फ 1 नोड होगा, मालूम कर सकते हैं ना, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 नोड, ठीक है। तो इससे आपकी ये होता है s ऑर्बिटल बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट हम केस स्टडी करते हैं, सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है, जिसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी आपकी, -1 0 +1 होगी, ठीक है। जिसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी आपके बच्चों, -1
0 प्लस 1, तो केस सेकंड बच्चों, केस सेकंड, ठीक है। तो केस सेकंड में हम क्या करने जा रहे हैं आपकी, L इक्वल 1 यानी कि P सबसेट, P सबसेट। तो M की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी, -1 0 प्लस 1, ओके। यानी कि कहने का मतलब ये है P सबसेल में आपके 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन से होंगे, px, py और pz, ठीक है। px की वैल्यूज -1 और +1 दोनों हो सकती है, ठीक है ना। और py की वैल्यू +1 और -1 दोनों हो सकती है, लेकिन pz की वैल्यू 0 होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से ओके। px की वैल्यू अगर -1 कंसीडर की है तो py की वैल्यू +1 कंसीडर करनी पड़ेगी, px की वैल्यू +1 कंसीडर की है तो py की -1 वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज का यहां पर है। अब डायग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं। देखिए px ऑर्बिटल किससे से बनाएंगे, ये मान लो x है बच्चों और ये मैंने y मान लिया, ठीक है। तो देखिए आपके किससे से बनेगा, ये बनाया मैंने px, यानी कि x एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लॉब्स में ही आपको पता है कि देखो p सबसेल होता है आपके डम्बेल शेप का होता है, ठीक है ना। डम्बेल शेप का होता है यानी कि उसके पास 2 लॉब्स होती है और इन्हीं लॉब्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। ये लॉब्स आपके क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर ही आपके एक्स एक्सिस पर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, बाई और जेड पर 0 है, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पर देखिए ये बनाते हैं y के लिए, ये x मान लिया, ये हो गया बच्चों आपके py, ठीक है, ये हो गया py। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, ठीक है। सिमिलरली आपके यहां हम बनाने जा रहे हैं pz, इसको मान लो मैंने z कंसीडर कर लिया, ठीक है बेटा आपके, ये मान लिया, y मान लिया, चलो। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो ये हो गया आपका पेज है बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ आपकी एक तरह से ऑर्बिटल डायग्राम रिगार्डिंग पी सबसेल, ओके बच्चों। नेक्स्ट आपके केस थर्ड, एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, यहां पर देखिए ये इस जगह देखो, ये लॉब्स जहां पर आपके मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, एक पॉइंट पर मिल रही हैं, उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी, ठीक है। वहां पर आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, नोडल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोडल पॉइंट या फिर न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, नोडल पॉइंट या फिर न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूक्लियस पर आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, ठीक है। इसको नोडल पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा केस थर्ड, केस थर्ड में हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी L इक्वल टू वैल्यू लेंगे, जिसके लिए L की M की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। इस तरह से आपकी ये होगी। तो ये आपके केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में आपकी हम ले रहे हैं L इक्वल टू, यानी कि बोले तो D सबसेट, क्या होगा आपका D सबसेट। तो इसके लिए M की वैल्यूज क्या होगी, -2 -1 0 +1 एंड +2, ओके। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ M रिगार्डिंग D सबसेट, ओके। अब देखिए कितने ऑर्बिटल हो गए आपके, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होंगे, D ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और वो किससे होंगे, देखिए DXY, DYZ, DZ², ठीक है, और DZX, ओके, और फाइनली आपके DX²Y², ओके बच्चों। इससे से ये वैल्यूज होगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने इनके रिगार्डिंग यहां पर पुट कर दी है, ओके। इससे से तो -2 वैल्यूज होगी
डी एक्स वाई की -1 डी वाई जेड की डी जेड स्क्वायर की 0 रहेगी, डी जेड एक्स की +1 और इसकी। ओके ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकती हैं, ये +2 भी हो सकता है, ये +1, तो ये -1 और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, 0 आपके फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपके इसके रिगार्डिंग वैल्यूज हुई, यानी कि इससे एरो शो कर देता है यूं यूं और इसको यूं। ओके, तो ये वो आपकी इसके रिगार्डिंग। अब हम ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करने जा रहे हैं, पहले डी एक्स वाई का। देखिए डी जो आपका ऑर्बिटल है, डी सबसेल है, वो बच्चों आपकी क्या है, डबल डंबेल शेप का होता है, यानी कि 4 लॉब्स होती हैं। एक डंबेल में कितनी, 2 लॉब्स होती हैं, तो डबल डंबेल में कितनी हुई, 4 लॉब्स। ओके, तो देखिए आपकी डी एक्स वाई डी वाई जेड, इनमें आपकी देखो ये सॉरी इसमें 4 लॉब्स होती है। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल में आपके एकदम सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉब्स में डिफरेंस होता है। ये भी आपके 4 लॉब्स, यहां भी 4 लॉब्स और यहां भी आपके 4 लॉब्स होती हैं, लेकिन इस डी जेड स्क्वायर में आपके 2 लॉब्स होती हैं आपके। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए हम यहां पर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। पहले बनाता हूं मैं डी एक्स वाई का, एक्स और ये वाई। ठीक है, तो यहां पर जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स वाई प्लेन में होते हैं, क्योंकि डी एक्स वाई बोला है ना, तो एक्स वाई प्लेन में आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपकी जो मैक्सिमम है वो कहां होती है, एक्स वाई प्लेन में होती है बच्चों। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। तो ये इस तरह से मैंने ये, तो ये बना आपकी डी एक्स वाई का डायग्राम। ओके बच्चों, सिमिलरली हम यहाँ डी वाई जेड का बनाते हैं बच्चों। तो देखिए ये वाई एक्सिस कंसीडर किया, ये मैंने जेड कर लिया, सॉरी ये एक्सिस पे बना दिया मैंने, एक्चुअली कहाँ बनना चाहिए, प्लेन पे बनना चाहिए। तो ये देखो ये बन गया डी वाई जेड डी जेड एक्स। 4 लॉब्स आ रही है ना बेटा, यहाँ पर देखो आ रही है। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपके डी वाई जेड हो गया। क्लियर बेटा ये? ठीक है, अब बनाने जा रहे हैं जेड एक्स का। तो देखो जेड एक्स का बना दिया, एक्स यहां पर कंसीडर है, जेड यहां मान लिया। ठीक है, प्लेन में बना दिया इस तरह से, ये बना दिया प्लेन में। ये बन गया बच्चों आपके डी जेड एक्स का ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर आपके 0 है, लेकिन आपके प्लेन में क्या है, यहां पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो डी जेड एक्स। डी एक्स वाई का बनाएंगे बच्चों, तो डी एक्स वाई का बना देते हैं। ये एक्स है बच्चों और ये आपकी वाई प्लेन है। ठीक है, वाई एक्सिस है। तो देखो इसमें इससे से बनता है, यहां पर क्या है, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्सिस पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। नाउ फाइनली आपकी देखिए डी जेड स्क्वायर जो कि डिफरेंट होता है, जिसमें सिर्फ जेड एक्सिस पर ही आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। ये मैंने मान लिया आपकी एक्स मान लिया, ये जेड हो गया और ये मैंने माना आपके वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या होती है आपके जेड एक्सिस पर ही आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है बच्चों, आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जेड एक्सिस पर। ओके, लेकिन एक्स वाई प्लेन में आपकी क्या होती है, रिंग होती है जो कि नेगेटिव चार्ज को यानी कि शो करती है। ठीक है ना, तो ये होगी आपके एक्स वाई प्लेन में रिंग होती है। तो ये हुआ आपका डी जेड स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने यहां पर आपके केस 3 स्टडी किया। केस 4 यानी कि आपकी जब L = 3 कंसीडर करेंगे, तो जो कि एफ सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ओके, जिसमें आपके एम की वैल्यूज होंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ओके, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, ओके, यानी कि एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों। उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत ही टेडियस है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनली आपके ड्रॉ हो सकता है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो। ठीक है, तो इसलिए हम उसको यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर केस 1 केस 2 केस 3 यानी कि एस सब सेल, पी सब सेल और डी सब सेल के ऑर्बिटल डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना काफी बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।